हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल पर एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। आज की हम विज्ञान की इस कक्षा में एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, कार्बन वाला। तो चलते हैं, कुछ प्रारंभिक बातों को समझते हैं। अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं तो सभी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट भी कीजिए। तो आज की कक्षा में हम कार्बन के बारे में और उसके यौगिकों के बारे में पढ़ेंगे, और ये काफ़ी बहुत ही महत्वपूर्ण अच्छा चैप्टर है, बहुत ही रुचिकर है। यदि आप मेरे वीडियोज़ लगातार इस चैप्टर के देखेंगे तो आपको ये पूरी कंसेप्ट जो कार्बन की है वो आपकी बहुत ही स्पष्ट हो जाएगी। तो सबसे पहले हम कार्बन जो है वो क्या है उसका परिचय देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कार्बन जो है वो एक तत्व है। जैसे अपने यहाँ पर देखते हैं कि कार्बन एक तत्व है, और कार्बन का जो प्रतीक होता है, जैसे रासायनिक तत्वों का प्रतीक होता है तो कार्बन का प्रतीक होता है C, ठीक है। तो और कार्बन का जो परमाणु क्रमांक होता है, ठीक है, परमाणु क्रमांक वो 6 होता है, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन का 1 होता है, हीलियम का 2 होता है, उसी प्रकार से कार्बन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 6 होता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इसके नाभिक में 6 प्रोटॉन होंगे, तो बाह्य कक्षाओं में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। ये हम पहले पाठ में अच्छी तरह आपको सीख चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होता है और परमाणु क्रमांक क्या होता है, ये सब पहले चैप्टर में हमने सीखे थे। तो यदि हम इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखें, इन 6 जो इलेक्ट्रॉन इसके पास है इनको हम कक्षाओं में व्यवस्थित करें तो वो कुछ व्यवस्था इस प्रकार से बनती है। तो ये देखेंगे कि 1s2, 2s2 और 2p2। तो आप देख सकते हैं कि पहली कक्षा के अंदर इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, और दूसरी कक्षा में आप देख सकते हैं कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो आपने देखा कि इसकी जो संयोजी कोष है या बाह्यतम कोष है, दूसरी कक्षा जो है उसमें इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है। तो यदि ये इलेक्ट्रॉन त्याग करता है, जैसे हम जानते हैं कि यदि कोई तत्व जो है वो अपना स्थायी इलेक्ट्रॉन विन्यास प्राप्त करना चाहता है, अष्टक पूर्ण करना चाहता है, तो अपने उसको कह सकते हैं कि या तो हर तत्व की ये प्रकृति होती है कि वो अपना संयोजी कोष में अष्टक पूर्ण करे, ठीक है। अष्टक का मतलब है कि अपने संयोजी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करे, या फिर अपने कह सकते हैं कि उत्कृष्ट गैस के लायक जो है वो, या उत्कृष्ट गैसों जैसा जो है वो इलेक्ट्रॉन विन्यास प्राप्त करे। जैसे उत्कृष्ट गैसों के संयोजी कोष पूरे भरे होते हैं, तो उत्कृष्ट गैसों के जो जैसा इलेक्ट्रॉन विन्यास प्राप्त करे, ये सब की प्रकृति होती है यानी अष्टक पूर्ण करने की। तो इसको ऐसा करने के लिए आप जानते हैं कि यदि ये धनायन बनाए तो नंबर 1 पहली सिचुएशन हम देख सकते हैं कि यदि ये धनायन बनाना चाहता है, तो यदि C+4 यदि बनाना चाहता है, ये धनायन बनाना चाहता है, तो इसे 4 इलेक्ट्रॉन त्यागने होंगे। तो 4 इलेक्ट्रॉन त्याग करके ये धनायन बना सकता है अपने संयोजी कोष के। लेकिन ऐसा क्यों संभव नहीं है? क्योंकि इसके नाभिक में आपको पता है कि 6 प्रोटॉन होते हैं, और 6 प्रोटॉनों के लिए 4 इलेक्ट्रॉन त्यागने की जो है बहुत अधिक ऊर्जा चाहिए, जितनी ऊर्जा संभव नहीं है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये धनायन नहीं बना सकता, ठीक है। ये धनायन भी नहीं बना सकता, मतलब ये धनायन बनाने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि इसके नाभिक के जो 6 प्रोटॉन हैं वो 4 इलेक्ट्रॉनों को त्याग करने लायक उतनी ऊर्जा इनके पास नहीं होती है। दूसरी हम ये देखें कि यदि ये ऋणायन बनाता है, यदि ये कार्बन 4 संयोजी ऋणायन बनाए तो इसे 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो हम देखेंगे इसके नाभिक में 6 प्रोटॉन है, तो 6 प्रोटॉनों के लिए 4 और इलेक्ट्रॉनों को संभालना जो है वो भी इसके लिए संभव नहीं है, इसकी परमाणुविक स्थिति के अनुसार। तो इस प्रकार से ये ऋणायन भी नहीं बना सकता, ठीक है। ये ऋणायन भी बनाने के योग्य नहीं है। तो मतलब ये है कि ये धनायन भी नहीं बना सकता, ये ऋणायन भी नहीं बना सकता। तो तीसरी स्थिति आती है कि ये जो है वो सहसंयोजी यौगिक बनाता है, मतलब न इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है, मतलब त्याग भी नहीं करता, न ग्रहण करता है, मतलब धनायन नहीं बनाता, इसका मतलब इलेक्ट्रॉनों का त्याग नहीं करता, ठीक है। इलेक्ट्रॉन त्याग नहीं करता है। और दूसरी बात ये है कि ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण भी नहीं करता है, ठीक है, ग्रहण नहीं करता। तो तीसरी सिचुएशन यही है कि वो जब इलेक्ट्रॉन
त्याग भी नहीं करता, ग्रहण नहीं करता, तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों का साझा करता है और साझा करके अपने यौगिकों का निर्माण करता है। यानी साझे के द्वारा जो अपने यौगिकों का निर्माण करता है और वो सहसंयोजी यौगिक बनाता है। सहसंयोजी यौगिक जिनको अपने कहते हैं इलेक्ट्रॉन के साझे से बनते हैं। तो कार्बन की स्थिति को समझने के लिए हम इस प्रकार से देख सकते हैं कि इसके जो संयोजी कोष के 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हम देखते हैं कि वो S कक्षक में होते हैं और P कक्षक में होते हैं। तो इसमें स्थिति यूँ है कि आप पहले देख सकते हैं कि यदि हम इसको देखें यहाँ पर इसके जो 2S है, तो 2S को हम यदि एक इस प्रकार से बॉक्स से दिखाएं, क्योंकि S में एक ही होता है और 2P में जो है वो क्या होते हैं, 2P में 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इसके 3 भाग हो गए। इस प्रकार से 3 भाग इसके हम बना सकते हैं। तो 3 भाग बना सकते हैं। तो हम ये देखते हैं कि इसके पास S में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन हैं। तो इसमें अपने देख सकते हैं कि ये जो इस प्रकार से विपरीत चक्रण वाले 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास इसमें हैं और P में भी इसके पास कितने हैं, 2 है। तो अपने यहाँ पर ये हो सकता है कि इस प्रकार से विपरीत चक्रण करने वाले 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर थे। यहाँ पर हम देखते हैं कि इसके 2 कक्षक खाली पड़े हैं। तो ये क्या करता है कि जब भी किसी तत्व के संपर्क में आता है तो ये क्या करता है, कक्षकों का संकरण करता है। तो यहाँ पर हम इसको याद रख सकते हैं कि कक्षकों का क्या होता है, कक्षकों का संकरण होता है और संकरण के द्वारा जो है वो ये जो S कक्षक का एक जो ये है और 3 ये है, ये चार मिलकर के जो समान ऊर्जा स्तर के इस प्रकार से कोष बना लेते हैं जिनमें 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जमा हो जाते हैं। जैसे इस प्रकार से इन चारों ने क्या किया, समान ऊर्जा स्तर के 4 कक्षक बना लिए और इनमें एक एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भर जाता है। जैसे एक यहाँ पर हो गया, एक यहाँ पर हो गया, एक यहाँ पर हो गया और एक यहाँ पर हो गया। अब इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन की गुंजाइश है, यानी एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ सकता है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें आ सकता है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें आ सकता है और एक इलेक्ट्रॉन इसमें आ सकता है। मतलब ये कि ये 4 इलेक्ट्रॉनों का साझा कर सकता है। अब इस प्रकार से कार्बन के पास ये जो 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं, इनको हम इस प्रकार से दर्शा सकते हैं कि जैसे ये कार्बन है, तो कार्बन के पास जो 4 इलेक्ट्रॉन हम इस प्रकार से क्रॉस से दिखाएं, तो इसके चारों ओर ये जो है इस प्रकार से 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो ये रहते हैं इसके पास। तो ये चारों इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इसकी 4 संयोजकताएं बनाते हैं, जो न धनात्मक होती है न ऋणात्मक होती है। और वो जो स्थिति इसकी होती है वो इस प्रकार से त्रिविमीय चतुष्फलक की अवस्था बना लेता है। तो यदि कार्बन यहाँ पर है तो इसकी एक संयोजकता यहाँ पर हो जाती है, ये वाली, ठीक है, और एक संयोजकता यहाँ पर और एक यहाँ पर, कोई एक वहाँ पर नीचे दर्शाएं। तो यहाँ पर जो इसकी कोई भी संयोजकता आप देखेंगे तो इन संयोजकताओं के बीच में 109 डिग्री और 28 मिनट का कोण रहता है सभी संयोजकताओं के बीच में। तो इस प्रकार से ये त्रिविमीय चतुष्फलक की एक अवस्था बना लेता है। तो इस प्रकार से आप देखें कि 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है जो ये जो है वो 3 प्रकार से संयोग कर सकता है, 3 प्रकार से साझा कर सकता है। इसको अपने यूँ याद रख सकते हैं कि ये जो 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, इसकी 4 साझे के जो इलेक्ट्रॉन है वो 3 प्रकार से साझा कर सकते हैं, 3 प्रकार से साझा कर सकते हैं। अब 3 प्रकार से कैसे साझा कर सकते हैं वो आप यूँ देख सकते हैं कि जैसे ये कार्बन है, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, इस प्रकार से 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो इसके पास कोई एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर के आ सकता है, तो 4 अन्य के साथ सहयोग कर सकता है एक एक इलेक्ट्रॉन का। तो पहली स्थिति क्या बनती है कि 4 अन्य के साथ साथ एक इलेक्ट्रॉन का साझा कर सकता है, ठीक है, यानी 4 अन्य के साथ एक इलेक्ट्रॉन का साझा कर सकता है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन का साझा जो है ये कर सकता है। तो ये पहली स्थिति बनती है। दूसरी ये बनती है कि जैसे ये कार्बन है आपके पास यहाँ पर और आप देख सकते हैं कि जैसे इसके पास यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन अपने यहाँ दर्शाएं, 2 यहाँ दर्शाएं, 2 यहाँ दर्शाएं, 2 यहाँ दर्शाएं, तो ये 4 हो गए आपके पास। तो इस प्रकार से 2 अन्य के साथ साथ 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा कर सकते हैं। दूसरी स्थिति क्या बनती है, पहली तो ये बनती है 4 अन्य के साथ एक इलेक्ट्रॉन का। यहाँ पर अपने ये कह सकते हैं कि 2 अन्य के साथ, यानी 2 अन्य तत्वों के साथ जो है 2 अन्य के साथ कितने इलेक्ट्रॉनों का साझा कर सकता है, 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा कर सकता है। तो ये बातें आप अच्छी तरह याद रखेंगे, इस चैप्टर में बहुत काम आएगी। और तीसरी जो कंडीशन है वो यहाँ पर अपने इस प्रकार से देख सकते हैं, तो उसको मैं यहाँ लिखता हूँ, आप यहाँ देखिए
कि जैसे ये कार्बन है, इसके पास ये 1 2 और 3 इलेक्ट्रॉन हो गए, और ये 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, तो 4 हो गए इसके। तो ये क्या कर सकता है कि 1 के साथ 3 का कर सकता है, यानी ये अब 2 अलग अलग से संयोग कर सकता है कि जब वो यानी एक अन्य के साथ कितने के 3 इलेक्ट्रॉन, वह दूसरे अन्य के साथ, ठीक है, दूसरे अन्य तत्व के साथ जो है वो के साथ कितने इलेक्ट्रॉन का साझा कर सकता है, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन का साझा कर सकता है, 1 इलेक्ट्रॉन का साझा कर सकता है। तो इस प्रकार से ये साझे के द्वारा जो यौगिक बनाता है, इसको आगे हम चैप्टर में और गौर से पढ़ेंगे, इसको ये चीज़ें सब आगे दोबारा आएगी। तो ये कार्बन का कुछ शुरुआती परिचय था जिसको हम जान पाए। हम टेक्स्ट पर चलते हैं, अपने इन चीज़ों को देखें। तो आप सबसे ज़रूरी जो बात है उसको आप इस प्रकार से याद रखें कि कार्बन जो है वो एक तत्व होता है, और अन्य तत्वों की तरह ये भी एक तत्व है, और इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो 6 होता है, इसका रासायनिक प्रतीक जो होता है वो C होता है, इसका जो है वो इलेक्ट्रॉन विन्यास इस प्रकार से होता है। तो ये धनायन भी नहीं बनाता है, ऋणायन भी नहीं बनाता है, और ये इलेक्ट्रॉनों का साझा करके जो अन्य यौगिक बनाता है, सहसंयोजी यौगिक बनाता है, जिसको हम आगे और गौर से पढ़ेंगे नेक्स्ट में। तो अब कुछ टेक्स्ट पर चलते हैं अपने, जहाँ पर चैप्टर की कुछ बातें देखते हैं, फिर आगे समझने की बातें जो है वो नेक्स्ट वीडियो में इसके अलावा करूँगा। अब टेक्स्ट पर अपने चलते हैं। तो यहाँ टेक्स्ट में अपने देखते हैं कि चौथा चैप्टर जो हमारा है कार्बन एवं उसके यौगिक। तो ये अपने यहाँ पर जैसे शुरुआत में बताया गया कि कार्बन जो अन्य तत्वों की तरह एक तत्व है, और इसके कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण इसके यौगिकों के गुणधर्म होते हैं, और कार्बन की बहुत ही कुछ विशेष गुण भी है जिनको हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो एक रोचक जानकारी तो मैं सबसे पहले आपको दे दूं कि हालांकि कार्बन जो है वो लगभग अभी तक खोजे 118 तत्वों में से एक तत्व है, लेकिन इसके अकेले के जो है इतने यौगिक होते हैं कि जितने अन्य इसको कार्बन को छोड़ करके 117 तत्व जो हो गए, उनसे भी इतने यौगिक नहीं बनते जितने अकेले कार्बन से बनते हैं। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी जो आप रोचक चीज़ याद रख सकते हैं कि जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कार्बन जो है वो भूपर पट्टी में खनिजों के रूप में, यानी पृथ्वी के गर्भ में जो है वो खनिजों के रूप में सिर्फ कितना मौजूद है, 0.02% के रूप में मौजूद है, जो कि कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट या कोयला या पेट्रोलियम पदार्थों के रूप में जो मिलता है। आप देख सकते हैं कि आज दुनिया में पेट्रोलियम पदार्थों की इतनी बड़ी खपत होती है, लेकिन उसकी केवल 0.02% मात्रा ही जो है वो पृथ्वी के गर्भ में मौजूद है। और इसके अलावा मतलब ये है कि ज़मीन के अंदर जो कार्बन है वो 0.02% है, और इसके अलावा वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में या अन्य गैस की अवस्था में जो है वो केवल कितना है, 0.03% है। तो आप देख सकते हैं कि बहुत कम, 1 से भी बहुत कम प्रतिशत है ये, जो कि या तो पृथ्वी के गर्भ में पाया जाता है या फिर ये वायुमंडल में पाया जाता है। तो फिर आप ये देख सकते हैं कि इतना कार्बन जो है, जो इतने इसके यौगिकों की संख्या है वो कहाँ पर है सारी, तो वो सारा कार्बन जो है वो कहाँ पर है, पृथ्वी के धरातल पर है। जैसे आप जितनी भी सजीव वस्तुएं देखते हैं, चाहे वो जानवर हैं, कोई मनुष्य है या अन्य कोई प्राणी है, या फिर पेड़ पौधे, जितने भी सजीव वस्तुएं हैं वो कार्बन का एक बहुत बड़ा भाग होता है। वो लगभग सभी कार्बन की चीज़ें जो है वो कार्बन के यौगिकों से या कार्बन से बना होता है। और आप दूसरी बात ये समझ सकते हैं कि जितनी चीज़ें जल सकती है वो सभी कार्बन के यौगिक होते हैं, या उनमें अल्प मात्रा में कार्बन पाया जाता है। तो आप ये देख सकते हैं कि कुछ धातुओं को छोड़ करके, जैसे सोना चांदी या इस प्रकार की चीज़ों को छोड़ करके, लगभग सभी चीज़ें जो आप यहाँ पर देख पाते हैं, हम दुनिया में देख पाते हैं, हमारे सामने रहती है, वो लगभग सभी कार्बन की बनी होती है। और यहाँ पर जो है वो आप कुछ सूची बना सकते हैं, जैसे कुछ धातुओं की वस्तुओं की सूची बनाएं, यहाँ पे भी धातु वस्तुएं हैं, तो उनमें भी आप ये देखेंगे कि जैसे लोहे से बनी हुई बहुत सारी वस्तुएं जो हमारे घरों में होती है, तो उनमें भी चूँकि लोहा एक जो शुद्ध रूप में लोहा जो है वो इतना मजबूत धातु नहीं होता है, तो उसमें कार्बन मिलाने के बाद उसमें मजबूती आती है, तो उसमें भी कार्बन होता है। जो स्टील होता है उसमें भी कार्बन होता है, स्टील भी जो एक लोहे का आवश्यक होता है। इसके अलावा कांच, मिट्टी से बनी हुई चीज़ें जो होती है, या अन्य कुछ वस्तुओं की आप सारणी बना सकते हैं घर में पाई जाने वाली वस्तुओं की। तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर भोजन, कपड़े, दवाएं, पुस्तकें, आप ये सारी चीज़ें जो आप देख सकते हैं वो कहीं ना कहीं कार्बन उनमें निश्चित रूप से होता है। तो इसके अलावा सजीव वस्तुएं हो गई। तो आप ये जानकारी रखिए कि कार्बन के जो आप जानते हैं कि 99% से ज़्यादा जो इसके जितने भी यौगिक है या इसके जो पदार्थ है वो पृथ्वी के धरातल पर पाए जाते हैं। तो कार्बन के सहसंयोजी यौगिक बनाने की जो बात है वो मैंने अभी बताई थी कि सब इससे पहले हमने जो चैप्टर पढ़ा था उसमें हमने देखा था कि जो आयनिक यौगिक होते हैं, जो इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से बनते हैं,
उनके गलनांक क्वथनांक उच्च होते हैं और ये जो है वो जल में घुलनशील होते हैं और गलित अवस्था के अंदर ये विद्युत का चालन करते हैं। लेकिन सहसंयोजक यौगिक जो होते हैं, जो कार्बन के इलेक्ट्रॉन के साझे से बनते हैं, उनमें जो है वो कुछ ऐसे गुण कम पाए जाते हैं। जैसे कार्बन के यौगिक जो अच्छे विद्युत के चालक नहीं होते हैं, ये बात आप याद रखिए यहाँ पर। और इसमें केवल एक कार्बन का जो एक अपर रूप होता है ग्रेफाइट, वो जो है वो विद्युत का चालक होता है और इसके गलनांक क्वथनांक भी जो है वो अन्य आयनिक यौगिकों की तुलना में काफ़ी कम होते हैं, ये भी आप याद रखें। और इसके अलावा जो है वो चूँकि इसका कारण ये है कि इन परमाणुओं के बीच में जब जो यौगिक बने होते हैं उनमें बीच आकर्षण बल इतना नहीं होता है, जिसके कारण ये जो है वो इसके गलनांक क्वथनांक जो है कम होते हैं। और इनके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होने के कारण ये विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं, क्योंकि इनके पास मुक्त इलेक्ट्रॉनों का जो है वो अभाव होता है। तो इसलिए आयन नहीं बना पाते हैं, ये अपने इलेक्ट्रॉन त्याग नहीं पाते हैं। और इसके अलावा जो है वो संयोजन क्षमता या जो संयोजकता है वो हम पहले पार्ट में पढ़ चुके हैं, कुछ 9th में भी इसका अध्ययन कर चुके हैं। और बाकी कार्बन के बारे में सामान्य जानकारी इस वीडियो में शुरू में बताई आपको, तो उनको गौर से देखिए। तो यहाँ पर हमने ये स्थितियाँ पढ़ी थी कि कोई भी जो तत्व होता है अपनी कोष को पूरा भरने के लिए या फिर उत्कृष्ट गैस जैसा विन्यास प्राप्त करने के लिए वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों का या तो त्याग करता है या इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है। और ग्रहण करके इस प्रकार से वो ग्रहण करता है तो ऋणायन बनाता है और इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है तो वो धनायन बनाता है। लेकिन कार्बन की स्थिति है कि ये 4 ऋणायन बनाने के लिए हम जानते हैं कि यदि ऋणायन बनाए तो 4 इलेक्ट्रॉन इसको त्याग करने पड़ेंगे, जो कि इसके पास जो 4 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन धारण करना बहुत मुश्किल है इसके लिए, नाभिक के लिए। तो 10 इलेक्ट्रॉन जो है इसके पास हो जाए, क्योंकि नाभिक में 6 ही प्रोटॉन है, तो ये ऋणायन भी नहीं बना पाता है। इसके अलावा ये धनायन भी नहीं बना पाता है, क्योंकि इसके लिए जो है वो इतनी ऊर्जा, बहुत अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी 4 इलेक्ट्रॉन त्यागने के लिए इसको, तो ये धनायन भी नहीं बना पाता है। तो फिर इसकी स्थिति ये है कि कार्बन अपने अन्य परमाणु अथवा अन्य तत्वों के परमाणुओं के साथ संयोजकता इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, साझा करके या साझेदारी करके इस समस्या का जो है वो समाधान करता है, जिसको मैंने अभी आपको समझाया था। तो इस प्रकार से इसके जो इलेक्ट्रॉन है वो साझेदारी करके अणुओं का निर्माण करते हैं। और जिन इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करती है वे दोनों परमाणुओं के बाहरी कोष के ही होते हैं। इसके फलस्वरूप दोनों ही परमाणु उत्कृष्ट गैस विन्यास की स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं। और इस प्रकार के जो यौगिक होते हैं वो स्थायी तो होते हैं, लेकिन उनका आयनीकरण नहीं होता है, वो जल में कम घुलनशील होते हैं, उनकी जो है वो गलनांक क्वथनांक भी अपेक्षाकृत कम होते हैं। तो यहाँ जो इसके सहसंयोजक यौगिकों का जो निर्माण है, जैसे किस प्रकार से अन्य तत्व जो वो सहसंयोजक यौगिक बनाते हैं, जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के संयोजी कोष में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, दूसरे में भी 1 ही होता है। तो इस प्रकार ये साझा करके अपने जो है वो संयोजी कोष में उत्कृष्ट गैस जैसा विन्यास जो है वो प्राप्त कर लेते हैं। तो इस प्रकार से ये हाइड्रोजन के अणु का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार से जैसे यदि वो 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं तो एकल बंध का निर्माण करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनके बीच में एकल बंध जो बना है, और 2 परमाणुओं के बीच में, 2 परमाणु के बीच में जब एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा होता है तो एकल बंध का निर्माण होता है। इसी प्रकार से आप ऑक्सीजन को देख सकते हैं कि ऑक्सीजन के पास जो यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन है, तो अपने ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, वो इन 2 इलेक्ट्रॉनों के साथ दूसरे ऑक्सीजन के परमाणु के साथ साझा करके आप देख सकते हैं कि यहाँ 4 इलेक्ट्रॉनों का साझा हो गया। तो ये जो है वो डबल बॉन्ड बना लेता है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन साझे से एकल बंध बनता है, तो 4 के इलेक्ट्रॉन के साझे से जो है वो द्विबंध बन जाता है। तो इस प्रकार से ऑक्सीजन के अणु का जो है निर्माण होता है। इसी प्रकार नाइट्रोजन के पास आप देख सकते हैं कि ये अपने संयोजी कोष में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 3 का ये साझा करके, और जब ये 3 इसके ये प्राप्त कर लेगा तो इसके भी 8 हो जाएंगे, और ये 3 इसके प्राप्त कर लेगा तो ये भी, क्योंकि दोनों के संयोजी कोष में ये गिने जाएंगे। तो इस प्रकार आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 3 ये और 3 ये, तो 3 का साझा हो गया, यानी ये त्रिबंध का निर्माण कर लेगा। जब 3 इलेक्ट्रॉन का साझा करता है तो त्रिबंध का निर्माण करता है। इस प्रकार नाइट्रोजन का जो अणु बनता है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में आपको अच्छी तरह और समझाऊंगा किस प्रकार से ये इलेक्ट्रॉनों का साझा करके जो है वो अपने यौगिकों का निर्माण करते हैं। तो इसी प्रकार से अन्य यौगिक जो कुछ सहसंयोजक यौगिक कैसे बनते हैं वो भी मैं आपको बताऊँ। लेकिन आप यहाँ पर एक चीज़ अच्छी तरह ये नोट रखिए कि ये जो साझे के इलेक्ट्रॉन होते हैं ये दोनों के कोष में गिने जाते हैं। तो इसमें अपने यहाँ पर देख सकते हैं कि इस तरह से बने अणुओं में सबसे सामान्य अणु हाइड्रोजन का होता है। साझे के द्वारा जो अणु बनते हैं इलेक्ट्रॉनों के साझे से, वो सबसे इसका जो सामान्य अणु है वो हाइड्रोजन का आप याद रखें। और जैसा कि आपने पहले अध्ययन किया कि हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1 होती है, यानी इसके संयोजी कोष में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, अतः इसके के कोष में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो के कोष को भरने के लिए इसको 1 ही और इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि उसके जो के कोष में अधिकतम इसकी क्षमता होती है वो 2 होती है। तो हाइड्रोजन के 2 परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके हाइड्रोजन का अणु H2 बनाते हैं। ठीक है, तो जो यहाँ पर अपने अभी देखा था, परिणाम स्वरूप हाइड्रोजन का प्रत्येक अणु अपने निकटतम उत्कृष्ट गैस यानी हीलियम जैसा जो इलेक्ट्रॉन विन्यास यहाँ ग्रहण कर लेते हैं, और जिसके के कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इस प्रकार का वो
इलेक्ट्रॉन विन्यास प्राप्त करके जो है ये स्थायी अणु का निर्माण करते हैं। इलेक्ट्रॉन के सहभागी युग्म के हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच सहसंयोजी एक आबंध बनाते हैं, एकल बंध बनाते हैं, मतलब एक आबंध बनाते हैं, मतलब एकल बंध बनाते हैं। यहाँ पर आप ये याद रखिए कि 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा करके ये एक आबंध बनाते हैं, मतलब एकल बंध बनाते हैं। इस आबंध को 2 परमाणुओं के बीच में एक रेखा के द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जब 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है तो एकल बंध बनता है, उसको एक इस प्रकार से यहाँ पर एक रेखा के द्वारा दर्शाया जाता है। इसी प्रकार क्लोरीन का भी हम समझेंगे नेक्स्ट में, मैं वीडियो में आपको समझाऊंगा कि क्लोरीन भी जो इस प्रकार से एकल बंध का निर्माण करके और अपना Cl2 का जो अणु बनाता है, अपना क्लोरीन का द्विव परमाणु अणु बनाता है। और इसके अलावा ऑक्सीजन जो आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच द्विव आबंध बनना यहाँ पर जैसे दिखाया गया है, क्योंकि ऑक्सीजन के जो परमाणु के L कोष में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और उसकी ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 होती है, क्योंकि इसके 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। संयोजी कोष में अष्टक पूरा करने के लिए 2 और इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता इसको होती है। अतः ऑक्सीजन का प्रत्येक परमाणु ऑक्सीजन के अन्य 2 परमाणुओं के साथ इलेक्ट्रॉनों का साझा करता है, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इस प्रकार से वो इलेक्ट्रॉन साझा करके जो है वो दोनों में ये काउंट होंगे। तो ये जो 4 ये 2 ये 4 8 इसके भी हो जाते हैं और 8 इसके भी हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ये अपने निकटतम जो उत्कृष्ट गैस है उसके जैसा ये इलेक्ट्रॉन विन्यास ग्रहण कर लेते हैं। तो इस प्रकार से अपने देख सकते हैं 2 परमाणु के द्विव आबंध यानी डबल बॉन्ड का निर्माण करते हैं, द्विव बंध का निर्माण करते हैं। और ये इस प्रकार से यहाँ पर आप दर्शा सकते हैं इसको। तो लेकिन जो जल का एक अणु है वो भी इसी प्रकार से इसका जो बनता है वो भी अपने नेक्स्ट में देखेंगे। और इसी प्रकार नाइट्रोजन जो होता है, नाइट्रोजन के जो चूँकि परमाणु क्रमांक इसका 7 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास यदि आप देखेंगे इसके संयोजी कोष में इस प्रकार से जो है वो 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसको 3 इलेक्ट्रॉन हो चाहिए, तो ये 3 का साझा करके नाइट्रोजन के अणु का निर्माण करते हैं। और जब चूँकि 3 इलेक्ट्रॉनों का जो निर्माण है ये साझा करते हैं, तो इस प्रकार से त्रिबंध बनाते हैं, जिसको 3 रेखाओं के द्वारा दर्शाया जाता है। और यहाँ पर ऑक्सीजन के बीच में जो 2 रेखाओं के द्वारा जो बंध बनता है द्विबंध के द्वारा दर्शाया जाता है। तो इस प्रकार से हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के द्विव परमाणु अणु जो बने हैं वो एकल बंध, द्विबंध या त्रिबंध से बने, इसको हमने समझा। इसको नेक्स्ट वीडियो में आपको और अच्छी तरह समझाऊंगा। तो यहाँ पर आज हम इतना टेक्स्ट इसका पढ़ते हैं। नेक्स्ट में जो अपने अमोनिया के अणु का निर्माण कैसे होता है, मीथेन के अणु का निर्माण कैसे होता है, ये हम समझेंगे अच्छी तरह। और इस चैप्टर को आप पढ़ते रहिए मेरे वीडियो के द्वारा। और टेक्स्ट भी मैंने आपको यहाँ पर पढ़ाया और कुछ चीज़ें जो अतिरिक्त है वो भी मैंने समझाई है। तो अभी तक यदि आपने मेरा वीडियो लाइक नहीं किया है तो आप तुरंत अभी लाइक कीजिए और उस पर कमेंट जरूर कीजिए। और 2-3 बार आप वीडियो को देखा करें, पूरा वीडियो देखा करें। जब तक आप पूरा नहीं देखेंगे, स्किप करके यदि वीडियो देखेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। तो आप जो पूरा वीडियो देखा करें और हर बात को सुनने की, समझने की कोशिश किया करें। और बीच में टेक्स्ट की जो चीज़ें कुछ समझाने वाली होती है वो मैं अतिरिक्त आपको समझाता भी हूँ और रीड करने के अलावा। तो आप इस चैप्टर को बहुत ही रुचि लेकर के पढ़िए, तो आपको निश्चित रूप से ये चैप्टर जो है वो बहुत ही उपयोगी है। जो बच्चे विज्ञान लेकर पढ़ना चाहते हैं आगे, तो ये जो कार्बन का जो एक चैप्टर आपको यहाँ नज़र आ रहा है, नेक्स्ट क्लास के अंदर आपको इसके पूरी विज्ञान की कार्बनिक रसायन नाम से एक विज्ञान आपके लागू हो जाएगी। क्योंकि कार्बन की अपनी एक दुनिया है और इसके यौगिकों की संख्या मैंने आपको बताई थी सबसे ज़्यादा होती है, और क्यों होती है उसको भी हम आगे के वीडियोज़ में पढ़ेंगे। तो ठीक है बच्चों, आप जो है वो पढ़ते रहिए और पूरा वीडियो देखिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक नमस्कार।